हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों काफ़ी सारे आज हम घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और दोस्तों आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर आप चेक कर सकते हैं एसएससी ब्रेव स्टडी ऑफिशियल। और आप हमारे इंस्टा पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे इंस्टा के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं या आप टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके बीच, आप देख रहे होंगे, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो दोस्तों ये प्रश्न है आपका, इसका उत्तर होगा 1500 ईसा पूर्व। और दोस्तों इसके अगर हम पूरी डिटेल्स में जाएं तो नोट पर देखिए आप, आधुनिक इतिहासकार आर्यों का आगमन जो है 1500 ईस्वी पूर्व का बताते हैं। आर्यों को इंडो ईरानियन और के तौर पर भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, काफ़ी डीपली आज विस्तार तरीके से हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके बीच। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, महावीर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ है। और हम इसके नोट पर चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानेंगे। महावीर जिन्हें वर्धमान देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और सर्वोच्च उपदेशक थे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए इससे आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई होगी। काफ़ी आज विस्तार से हम जानेंगे आज प्रमुख घटनाओं के बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच, महावीर का निर्वाण कब हुआ? दोस्तों देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एक निर्माण अलग चीज़ है, ये निर्वाण है यानी कि मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। तो महावीर का निर्वाण दोस्तों 468 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और इसके नोट के बारे में अगर हम चले दोस्तों, तो भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज हम पूरे विस्तार में जानेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है दोस्तों, नोट करते चलेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है, इसका उत्तर है आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके हम पूरे डिटेल्स के बारे में बढ़ते हैं, इसकी जानकारी कर लेते हैं पूरे नोट। ये देख लीजिए आप नोट है, भगवान बुद्ध का जन्म जो है 623 बीसी में लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में हुआ था, जो जल्द ही तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5वां है, प्रश्न 5वें की ओर बढ़ रहे हैं। 5वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो दोस्तों कब हुआ? तो ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा, देख लेंगे आप, 483 ईसा पूर्व। और इसके नोट के बारे में विस्तार से जानें तो गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका निधन हो गया था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। काफ़ी विस्तार से आज हम जानेंगे काफ़ी सारे घटनाओं के बारे में। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो दोस्तों सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये दोस्तों छठा प्रश्न है आपका, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो दोस्तों सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो इसका आप उत्तर नोट कर लीजिए, ये 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और अगर हम इसकी पूरी जानकारी लें विस्तार में तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और पर्सिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, जो अब पाकिस्तान में है दोस्तों, पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ था, जिसे झेलम का विस्तार कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न का दोस्तों विस्तार से मैंने आपको डिटेल्स में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई थी? तो इसका आपका उत्तर के बारे में जानें
तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व। और दोस्तों नोट के बारे में जानें, कलिंग युद्ध जो है दोस्तों 261 ईसा पूर्व समाप्त हुआ था और प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य कलिंग वर्तमान ओडिशा राज्य और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के बीच लड़ा गया था। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व। ये तो दोस्तों इसके अगर हम नोट के बारे में जानें तो विक्रम संवत के उद्भव एवं प्रयोग के विषय में विद्वानों में मतभेद है दोस्तों अभी भी। तो मान्यता यह है कि सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में इसका प्रचलन आरंभ कराया था, 58 ईसा पूर्व में इसका प्रचलन करा दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये इसी के आधार पर माना जाता है कि विक्रम संवत का आरंभ जो है 58 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ है जो दोस्तों 78 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसके नोट के बारे में जानते हैं दोस्तों। शक संवत की शुरुआत सम्राट कनिष्क ने सन 78 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब इसकी स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे शक संवत में मामूली फेरबदल करते हुए इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषित कर दिया है। ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसे आप वीवीआई में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच है, हिजरी संवत का आरंभ दोस्तों कब हुआ था? तो हिजरी संवत का आरंभ जो है दोस्तों 622 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके डिटेल्स में अगर हम जाने दोस्तों तो हिजरी वर्ष जो है अंग्रेजी हिजरी ईयर्स की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। गिनती इस्लामिक नव वर्ष से शुरू होती है दोस्तों, ठीक है, जिसमें मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का से मदीना चले गए थे। तो हिजरत के नाम से जाने जाने वाली इस घटना को इस्लाम में पहले मुस्लिम समुदाय उम्मा की स्थापना में, ठीक है, इसकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न का विस्तार से हम इसको चल रहे हैं दोस्तों, वीवीआई हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब ये है दोस्तों, फावियन की भारत यात्रा कब हुई थी? तो दोस्तों 405 से 11 ईस्वी पूर्व हुई थी, ईसा पूर्व। अब इसके नोट से दोस्तों विस्तार में चलते हैं, इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इसके विस्तार में चलते हैं। फावियन कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिएगा, 5वीं ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके डिटेल्स के बारे में चलते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी और उसने 606 ईस्वी से, ठीक है, 647 ईस्वी तक शासन किया था। और उसका साम्राज्य पंजाब से उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से नर्मदा नदी तक फैला हुआ है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जाना। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए दोस्तों बने रहिएगा बिल्कुल चैनल के साथ, और काफ़ी सारे कंटेंट चढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच, ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 630 ईसा पूर्व में। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके डिटेल्स के बारे में दोस्तों जानते हैं। ह्वेनसांग जो है दोस्तों, युआंग च्वांग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। वह 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक रहा। उसके बाद जो सियालकोट जो है दोस्तों, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया इसने, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल भी और भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके बीच आने वाले हैं। चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है दोस्तों कब हुआ? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका 1026 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके डिटेल्स में जान लीजिए दोस्तों। तो साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवा दिया था। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। महमूद गजनवी के द्वारा ये करवाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न हम आते हैं दोस्तों 11वीं ईस्वी में चले आ चुके हैं। अब है 15वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1191 ईस्वी में हुआ था। और इसके डिटेल्स में अगर हम बात करें दोस्तों, तो तराइन की पहली लड़ाई, जिसे तरौरी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, और 1191 में गौरी के मोहम्मद के नेतृत्व में हमलावर गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत संघ के बीच तराइन, जो दोस्तों हरियाणा भारत में आधुनिक तरौरी के पास लड़ी गई थी। लड़ाई राजपूतों की निर्णायक जीत में समाप्त हुई थी, यानी कि इसमें जो जीत हुई थी दोस्तों, इसमें हुई थी पृथ्वीराज चौहान की जीत। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच, तराइन का दोस्तों दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों 1 साल बाद ही, यानी कि 1192 में हुआ था। और इसमें देखिए, आप नोट पे बात करता हूँ मैं, पूरी डिटेल्स में आज बात करेंगे सारे युद्ध के बारे में। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों वर्ष 1192 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है दोस्तों। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी, यानी कि इसमें जिसकी जो जीत हुई थी वो दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसके बाद 1200 पे चलते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है दोस्तों 1206 ईस्वी में हुई थी। और इसके डिटेल्स में बात करें तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 12 जून 1206 को हुआ था। और दोस्तों बता दें, गुलाम वंश जो कहा जाता है, ये मोहम्मद गौरी का जो है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो दोस्तों इसीलिए उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि वास्को डी गामा जो है दोस्तों भारत कब आया था? वास्को डी गामा का भारत आगमन, तो ये नोट कर लीजिएगा, 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है, अब इसके डिटेल्स में जान लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी याद कर लेंगे। नोट, 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक जो है दोस्तों वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न आपका ये भी आता है कि वास्को डी गामा दोस्तों कहाँ का निवासी था? तो ये आप याद रख लेंगे, पुर्तगाल का निवासी था। और वो कौन था? तो दोस्तों वो एक नाविक था। ठीक है, जो 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाल नाविक जो है दोस्तों वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था और वो 20 मई 1998 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, ठीक है, काप्पड़ गांव पहुंचा था दोस्तों। आपसे अब इससे कई सारे प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों आपके, कि आपको ये पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जो है कहाँ पर आया था, किस राज्य में पहली बार आया था? तो केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट में आया था दोस्तों, और गांव का नाम था काप्पड़ गांव। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ है। ये नोट कर लीजिए। अब इसके डिटेल्स में चलते हैं दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोप खाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये भी आप कह सकते हैं, एक उत्तर आपका बन सकता है प्रश्न, कि पहली बार दोस्तों किस लड़ाई में आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोप खाने को लड़ाई में शामिल किया गया था? तो ये आप कह सकते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इसे शामिल किया गया था दोस्तों। आज आपका इतिहास का काफ़ी सारा प्रश्न दोस्तों कवर हो जाएगा और आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर दूंगा। पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाइए दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे बीच आता है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अब इसकी बात करें तो देखिए डिटेल्स में चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र, विक्रमादित्य भार्गव और इनका जन्म मृगुवंशी भार्गव डाकोत जाति में हुआ था। किसका? तो दोस्तों ये हेमचंद्र विक्रमादित्य भार्गव का। ठीक है,
और अकबर की सेना के बीच में लड़ाई हुई थी, ये याद रखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों हेमचंद्र यानी हेमू और किसके बीच में हुई थी, तो अकबर के बीच में हुई थी। और इसकी जो डिटेल्स की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इसमें अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। जिसमें दोस्तों जीत किसकी हुई थी, तो अकबर की सेना की जीत हुई थी। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी कई सारे इतिहास में आपको बताया जाता है कि हेमू के साथ हुई थी, लेकिन आपको पूरे नाम और पूरी डिटेल्स नहीं दी जाती है। तो मैंने कुछ अलग तरीके से आपके लिए किया है ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये नोट कर लीजिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसके डिटेल्स में बात करें दोस्तों, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था दोस्तों। यह लड़ाई अहमद साहब अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। देखिए इसमें जीत किसकी हुई थी दोस्तों, तो इसमें आपका जो जीत हुई थी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। और लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी, तो ये आप याद रख लेंगे, मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, अफगान और मराठों के बीच में हुई थी, ये आपको कहा जाता है। ठीक है, ये वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं आज आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तो ये याद रख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसके डिटेल्स की बात करें तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 निर्णायक लड़ाई थी, जो अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। मतलब कि अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, बंगाल के नवाब जो थे दोस्तों अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय और मुगल सम्राट की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, नोट करते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों पलासी के युद्ध के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये नोट कर लीजिएगा। पलासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स की भी वीडियो डाली गई है दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो वो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपका जो है करवा दूं और क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करवा दूं। तो चलिए इसी के साथ हम जो है बने रहिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपके बीच बने रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।